हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वैद्युत रसायन में हमें कम्प्लीटली सेल के बारे में पढ़ना है। सेल ऐसे तंत्र होते हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। ये नाम इनका निर्माण करने वाले साइंटिस्ट के नामों पे पड़ा हुआ है। वैद्युत रासायनिक सेल के टॉपिक के अंतर्गत हमें एक डैनियल सेल के बारे में पढ़ना है। इसमें जिंक और कॉपर की छड़ें इलेक्ट्रोड की भांति यूज़ की जाएंगी और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना है। वैद्युत रासायनिक सेल में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोडों पे उत्पन्न विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, निर्नष्ट समीकरण और गिब्स ऊर्जा के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे विद्युत अपघट्य विलयन की दो प्रकार की चालकता है, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता, और सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। तो हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य दोनों की मोलर चालकताओं में सांद्रता के साथ परिवर्तन पढ़ा है। और कोलराउस का नियम, जिसका मेन उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए की जाती है, इसको पढ़ चुके हैं। और वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनी सेल टॉपिक के अंतर्गत हमें वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और फैराडे के वैद्युत अपघटन के दो नियमों को पढ़ना है। इसके अलावा इस लेसन में हमें बैटरी के बारे में पढ़ना है, जिससे सेल को जोड़ के बनाया जाता है। चूँकि ये सेल वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए ये वैद्युत रासायनिक सेल, बैटरी में प्रयुक्त होने वाले सेल वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं। और ये सेल दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। इसके अलावा ईंधन सेल और संक्षारण के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम वैद्युत रासायनिक सेल टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो ये सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो जो कि रासायनिक ऊर्जा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा के फलस्वरूप वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेलों में किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चूँकि यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो मेनली रेडॉक्स अभिक्रियाएँ होती हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, मतलब परिवर्तित की जाती है। तो यहाँ पे हम वैद्युत रासायनिक सेल के निर्माण देख रहे हैं। इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं और उनको उन्हीं के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को अलग अलग डुबोना है और इन इलेक्ट्रोडों को आपस में संपर्क में रखने के लिए एक चालक तार का उपयोग करते हैं, जबकि विलयन को संपर्क में रखने के लिए सरंध्र डायफ्राम या फिर लवण सेतु का उपयोग करते हैं। इन दो इलेक्ट्रोडों को और विलयन को आपस में जोड़ देने के बाद इलेक्ट्रोडों पे एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पे अपचयन अभिक्रिया होने लगती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने वाले इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और जिस पे अपचयन अभिक्रिया होती है उसे अपचयन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप इस इलेक्ट्रोड पे ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है, जबकि अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप इस पर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल में ऋणात्मक विभव वाले इलेक्ट्रोड को एनोड और धनात्मक विभव वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। अगला टॉपिक है डैनियल सेल और उसकी कार्यप्रणाली। तो इस सेल में हम जिंक और कॉपर की छड़ें इलेक्ट्रोड की भांति यूज़ करेंगे। जिंक को इसके लवण के विलयन यानी जिंक सल्फेट विलयन में और कॉपर को कॉपर के लवण के विलयन यानी कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोएंगे। इन इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने के लिए एक चालक तार का उपयोग करते हैं, जबकि इनके विलयन को आपस में जोड़ने के लिए सरंध्र डायफ्राम या फिर लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। छड़ और विलयन को आपस में जोड़कर परिपथ पूरा करने पर जिंक पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जबकि कॉपर पे अपचयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से जिंक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और कॉपर अपचयन इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिंक यहाँ पे एनोड की भांति और कॉपर जो है इलेक्ट्रोड की भांति कैथोड की भांति क्या कार्य करेगा। तो हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं
कि पात्र में एक जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ ली गई है। जिंक को इनके लवण के विलयन यानी जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया गया है और कॉपर को इसके लवण के विलयन यानी कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया गया है। छड़ों को इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने के लिए चालक तार का उपयोग किया गया है, जिसमें आमीटर या वोल्ट मीटर लगाया गया है। यदि रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही हो तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो उस वैद्युत धारा के पता लगाने के लिए यहाँ पे आमीटर या वोल्ट मीटर लगाए गए, जिससे हमें उसकी जानकारी हो सके। और विलयन को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे लवण सेतु का उपयोग किया गया है। ये यू आकार की एक नली है जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य पदार्थ KCl भरा हुआ है। हम यहाँ देख सकते हैं कि चूँकि जिंक पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी जिंक की छड़ पे उपस्थित जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक आयन में परिवर्तित हो जाएगा और ये जिंक आयन विलयन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे जमा होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से जिंक की छड़ पे ऋण विभव उत्पन्न हो जाएगा, या फिर ये कह सकें कि ये ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। इसी प्रकार से कॉपर पे अपचयन हो रहा है, यानी कॉपर के विलयन में उपस्थित धनायन कॉपर की छड़ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ये छड़ पे उपस्थित जिंक है, जबकि कॉपर का धनायन विलयन से लिया जा रहा है और विलयन से लेकर छड़ उसे इलेक्ट्रॉन दे रही है और वो इलेक्ट्रॉन इसको कॉपर में चेंज कर दे रहा है। तो चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर की छड़ से लिए जा रहे हैं, तो यानी कॉपर की छड़ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस तरीके से वहाँ पे धन विभव उत्पन्न हो जाएगा और कॉपर धन इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक की छड़ पे उपस्थित जिंक धनायन में और इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक धनायन में परिवर्तित हो रहा है और ये जिंक धनायन विलयन में चला आएगा। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित कॉपर छड़ से इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर पे चेंज हो जाएगा। ये कॉपर धनायन विलयन से लेके यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉपर पे, इस पे ही जमा होने लगेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी छड़ पे, जिससे ये धन इलेक्ट्रोड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिससे ऋण इलेक्ट्रोड में बदल जाएगा। चूँकि ऋण इलेक्ट्रोड पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन धन इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर यानी एनोड से कैथोड की ओर होने लगेगा। इस तरीके से इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी।